फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 17 अगस्त का। 17 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारी विदेश नीति से रिलेटेड है। कल चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वैंग ही, वो इंडिया आने वाले हैं और यहां पर 2 दिन की विजिट के अंदर में इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है उनको ज्यादा मजबूत किया जाए। यहां पर आप एक सवाल पूछ सकते हो कि 2020 में जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तब से ही लग रहा था कि इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरह से बाइकआउट चाइना चल रहा था और उससे पहले जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। यहां पर अब जो रिवाइवल हो रहा है, जहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो सुधर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 2024 की ब्रिक्स समिट में, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग है यहां पर मिले। फाइनली अब एक एक सीढ़ी चढ़ के जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप हैं वो सुधर रहे हैं, और इसी बीच में 31 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाइना जाकर जो एससीओ की समिट है उसको अटेंड करेंगे। और यहां पर इसी का जो बैकड्रॉप में जो काम करना है उसी के लिए वैंग ही जो है वो इंडिया आए। यहां पर 18 और 19 तारीख को वो इंडिया रहने वाले हैं और यहां पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनसे मुलाकात करेंगे। अब जो मुलाकात है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से यूएसए के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो टैरिफ वॉर है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगा दिया, यहां पर उसके बाद वो ब्रिक्स को टारगेट करना चाहते हैं। और ब्रिक्स के अंदर में भी जो इंडिया और चाइना है वो पार्टनर है। और जिस तरह से अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आरआईसी जो एक ग्रुप बनाया था इसको दोबारा से रिवाइव कर देना चाहिए, जहां पर रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर अपना कोऑपरेशन बढ़ाएं और यूएस की जो पावर है उसको हम यहां पर टारगेट कर सकते हैं। अब यहां पर जिस तरह से 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो रोक दी गई थी, अब वो रिवाइव हो सकती है। और एक एक स्टेप रखते हुए जिस तरह से हमने यहां पर जो चाइनीज नेशनल हैं उनको वीजा देना शुरू कर दिया है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है, तो यहां पर इंडिया चाइना का रिलेशनशिप जो है वो मजबूत किया जा सकता है। और उसी के लिए यहां पर अब देखना होगा कि वैंग ही की जो विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहां पर एक और बात है कि जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम एलएसी बोलते हैं, क्योंकि जो मैकमोहन लाइन है उसको नहीं मानते हैं। और जिस तरह से 1962 की जंग हुई थी, जिस तरह से जो एक्साई चीन का जो रीजन जो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया था, यहां पर उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को यहां पर डिमार्केट करने की बात होती। डिमार्केशन अगर हो जाती है तो उसके बाद जो इंडिया और चाइना के बीच में एक प्रॉपर फेंसिंग हो सकती है, और अगर प्रॉपर फेंसिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट जो गलवान वैली इंसिडेंट के दौरान हुआ था वो नहीं होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं वो यहां पर एड्रेस किए जा सकते हैं, इसीलिए जो ये विजिट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो दूसरी हमारी विदेश नीति से रिलेटेड है, यहां पर साउथ कोरिया जो हमारा पार्टनर कंट्री रहा है, उनके विदेश मंत्री जो हैं चो यांग, वो भी इंडिया आए हुए थे और यहां पर कल उन्होंने न्यू दिल्ली में हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की। साउथ कोरिया जो अपने आप में एक डेवलप नेशन की तरफ है और जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर अब साउथ कोरिया इंडिया के साथ मिलकर एक नया इंडस्ट्रियल एम्बिशन लेके आया है, जहां पर हाईटेक सेक्टर के अंदर में साउथ कोरिया और इंडिया मिलकर काम करेंगे। यहां पर इस मीटिंग के अंदर में कहा गया कि सेमीकंडक्टर, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इन सब मुद्दों के ऊपर में अब साउथ कोरिया और इंडिया मिलकर काम करें। 15 अगस्त की जो एड्रेस था वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर है, यहां पर इंडिया सेल्फ रिलायंस होना चाहता है। और जिस तरह से अभी 4 नए सेमीकंडक्टर के प्लांट अनाउंस किए गए और यहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, 2 उड़ीसा में होंगे, एक पंजाब में होगा और एक होगा आंध्र प्रदेश में। यहां पर अब सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो साउथ कोरिया जैसी कंट्री है जहां पर सैमसंग है, और उसके साथ साथ जिस तरह से हाईटेक जो कंट्री है साउथ कोरिया, वो इंडिया के साथ अब नई पार्टनरशिप रखना चाहती है। और ये पार्टनरशिप जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है,
यहां पर साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक के अंदर में जो इंडिया है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहां पर जिस तरह से जो कोड बना था और कोड जिसके अंदर में इंडिया, जापान और यूएसए और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए और इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में अब क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहां पर साउथ कोरिया चाहता है कि इंडिया यहां पर डायरेक्ट इंटरवेन करे और इंडो पैसिफिक के अंदर में शांति बहाली के लिए इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहां पर जरूरी हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आती है कि इंडो पैसिफिक की बात आती है तो वहां पर साउथ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा जो है वो चाइना से, जहां एक तरफ चाइना के विदेश मंत्री हमारे यहां पर आ रहे हैं, वहीं साउथ कोरिया के विदेश मंत्री आ रहे हैं। और जो ये बैलेंस है यही बनाकर रखना है और हमारी सरकार से हमें कामना करते हैं कि ये बैलेंस बना के रखे, ताकि हमारा जो टारगेट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया है कि 2047 को जब हम 100 साल बनाएंगे हमारी आजादी के, तब तक हमें एक विकसित देश बनना है और उसके लिए हमें पार्टनरशिप जरूरी है। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। और ये जो विजिट हो रही है यहां पर आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे संविधान से रिलेटेड, और हमारे संविधान के अंदर में मेन 3 स्तंभ बताए गए थे, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि जो संविधान है वो सही से चले और संविधान की जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट का काम। यहां पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक फैसला दिया था। यहां पर जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर माधवन की बेंच के सामने एक केस आया था, जहां पर तमिलनाडु सरकार जो है वो गवर्नर आर एन रवि के खिलाफ गई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो आर एन रवि वो जो तमिलनाडु विधानसभा से कई सारे बिल जो पास हो चुके हैं उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, यहां पर वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक फैसला दिया था, और यही जो फैसला है ये इस पूरी न्यूज के बारे में बताता है। यहां पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ऑर्डर आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो टाइम फ्रेम है वो डिसाइड कर दिया गया था, जहां पर अगर गवर्नर जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर में अगर कोई सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो जो बिल है वो पास कर दिया जाए। यहां पर जो सिग्नेचर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे देश के पूरे की बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, और जब तक हमारी जो संसद कोई बिल को लेके आती है, कोई भी कानून बनाने के लिए बिल लेके आएगी, तो वो बिल ही रहेगा। वो एक्ट कब हो जाता है, यहां पर मेन बात इसी की आती है। जब भी संसद में कोई भी कानून जो है वो लाया गया है वो बिल है। एक्ट और कानून वो तब बन जाता है जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के असेंट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गवर्नर को चैलेंज किया, और जहां हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेम पावर जो है वो गवर्नर के पास होती है। तो यहां पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया, तो यहां पर जो 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 200 और 201, जहां पर गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पॉकेट वीटो भी कर सकता है, जहां पर ये भी कह सकता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रेफरेंस के लिए जो बिल है उसको भेज सकता है। ये दोनों की दोनों पावर जो है वो गवर्नर के पास है। यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप किस बेस पर, जो गवर्नर है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर हम राज्यों की बात करें उनका जो सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो गवर्नर की पोस्ट है, आप उनको किस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं। यहां पर अब उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर हो गया, जहां पर अब अगर आपने गवर्नर को ये कहा है, और जब गवर्नर ने अगर रेफरेंस के तौर पर राष्ट्रपति को कोई कानून भेज रखा है, तो यहां पर आपका जो कानून वो राष्ट्रपति को भी ये कहेगा कि आपको भी टाइम बाउंड मैनर में काम करना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये अराइज कर गई। इसका अराइज करने का रीजन एक और है। जब 8 तारीख को ये लॉ पास हो गया तो हमारे संविधान के 2 आर्टिकल आते, इन दोनों आर्टिकल्स की जो व्याख्या है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आता है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी लॉ पास कर देती है या कोई भी जजमेंट दे देती है वो पूरे देश के अंदर में लागू होगा।
यहां पर केरला जो तमिलनाडु की तरह ही जो गवर्नर से यहां पर सरकार और गवर्नर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो केरला है वो गई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा कि आपने 8 अप्रैल को ये जजमेंट दे दिया और आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरे देश के अंदर में लागू होगा, तो ये केरला के अंदर लागू क्यों नहीं हो रहा है? और यहां पर जो केरला की सरकार है उन्होंने कहा कि यहां पर जो सेंटर है उन्होंने जिस तरह से जो प्रेसिडेंट है उनसे रेफरेंस की बात की है ये गलत है। यहां पर एक और आर्टिकल आता है जो आर्टिकल आएगा 143। यहां पर आर्टिकल 143 जो है वो हमारी राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है कि उनका इस बारे में क्या विचार, एडवाइस मांग सकती है, लेकिन जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। अब इन दोनों केसेस को, इन दोनों खबरों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि जो गवर्नर है उसको टाइम बाउंड तरीके से काम करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति ने अब ये पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति और गवर्नर को किस तरह से काम करना चाहिए। अब जो ये सारा मामला है अब जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फाइनली ये डिसाइड करेगी कि गवर्नर के पास ये पावर है या नहीं है। जो 8 अप्रैल का जो जजमेंट था वो फाइनली सही है या नहीं है, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक एग्जाम में आ सकता है। यहां पर अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल नंबर है ये पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए ये जो हमारी क्लास है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज़पेपर एनालिसिस सबके लिए है, और यहां पर जिस तरह से ये पॉइंट्स बताए जाते हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपका करंट अफेयर्स किस तरह से चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो एसआईआर का मुद्दा है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने शुरू की थी बिहार के अंदर। उसके बाद जो एसआईआर का मुद्दा है वो संसद से लेके पूरे देश के अंदर में उठाया, और उसके बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने मधेपुरा जो बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा है उसका डाटा लेके आया, जहां पर उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख जो वोटर है वो एडिशन किए गए हैं, डुप्लीकेशन है, ये सारे के सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। उसके बाद जो एसआईआर है वो जरूरी है, ये बात लगभग हर एक जगह पर बोली जाने लगी जब कांग्रेस पार्टी, उसके बाद बीजेपी और हर एक घटक दल ही कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके डुप्लीकेट कार्ड बने हुए हैं और यहां पर उसका डिलीशन होना चाहिए। और यही बात इलेक्शन कमीशन ने कल सबसे पूछी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जितनी भी पार्टीज, वो चाहे नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, या फिर मान लीजिए वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, यहां पर उनके जितने भी जो ब्लॉक लेवल एजेंट होते हैं, बीएलएज होते हैं, उनके पास ये सारी की सारी वोटर लिस्ट देने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। और जब अगर किसी पार्टी के पास ये लिस्ट आ चुकी है तो वो बाद में इसका संज्ञान क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन था उसके अंदर में गड़बड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने सारे ब्लॉक लेवल के एजेंट हैं, और अगर उनके पास कोई ऐसी पॉइंट था कि कोई गलत इंक्लूड किया जा रहा है, कोई डुप्लीकेशन हो रहा है, यहां पर आपने उस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया और राइट टाइम पे आपने ये बात क्यों नहीं उठाई। 2024 के इलेक्शन को लगभग 1.25 साल हो चुका है, और 1.25 साल के बाद अगर आप यहां पर जो सवाल उठा रहे हैं, यहां पर आप इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम यह है और आज तक रहा है और करती आई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और यहां पर उसी के लिए ही वो एसआईआर का काम कर रही है। ये जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है ये उस दिन आया है क्योंकि कल ही जो कांग्रेस पार्टी है वो यहां पर बिहार के अंदर में वोट अधिकार यात्रा जो है वो शुरू करने वाली है, जिसको राहुल गांधी जी जो है वो लीड करेंगे। और यहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो
बिहार के कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी जी हैं वो पूरे बिहार के अंदर में जाएंगे और बिहार के अंदर में 25 डिस्ट्रिक्टों के अंदर में जाकर बताएंगे कि जो आपका एक संवैधानिक अधिकार है वोट का, वो छीनने की कोशिश कर रही है सरकार और यहां पर आपको काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी जो नेशनल पार्टी है सीपीआईएमएल, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 15 अगस्त की जो स्पीच थी उसके अंदर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया, जो पार्टीशन का मुद्दा जो उठाया है, यहां पर उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिहार के अंदर में कोई भी जो फॉरनर है वो यहाँ पर वोटर नहीं है और इस बात को सुनिश्चित करने का जो काम है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए आऊंगा और अब देखना यह होगा कि जो वोट अधिकार यात्रा है उसका क्या असर होता है और इलेक्शन कमीशन के पास जो टाइम है जहां पर 3 दिन के अंदर में उन्हें जो 65 लाख वोटर जो हटे हैं उन सब की जो जानकारी है जो सार्वजनिक करनी है, क्यों हटे हैं, कैसे हटे हैं, जब वो सार्वजनिक हो जाएगी और 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब ये दोबारा से मैटर आएगा तो क्या डेवलपमेंट होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए हम चलते हैं कुछ और नेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो एनसीईआरटी से आई है और एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी, हमने पढ़ी है और कल को हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे और वही करिकुलम। यहां पर एनसीईआरटी के अंदर में एक नया बदलाव किया जहां पर उन्होंने पाठ्यक्रम के अंदर में कहा कि जो कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन उससे रिलेटेड यहां पर उन्होंने एक मॉड्यूल जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन है उसके लिए 3 लोग जिम्मेवार थे और पार्टी जिम्मेवार थी। यहां पर जो पहला नाम आया वो माउंटबेटन का आया जो उस समय पर वॉइसरॉय हुआ करते थे। दूसरा नाम जो आया वो आया मोहम्मद अली जिन्ना का, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे। और जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है कांग्रेस का। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मॉड्यूल के अंदर में इन तीनों की वजह से पार्टीशन और जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट ने जो 14 अगस्त नेशनल पार्टीशन डे, हॉरर डे के तौर पर मनाने की बात की है कि जिस तरह से पार्टीशन के दौरान जो लाखों लोग मारे गए थे, जो बेघर हुए थे, यहां पर उसको याद करने के लिए जो 14 अगस्त है उसको इस तौर पर मनाने की बात की गई है। और यहां पर एनसीईआरटी ने अब ये नया करिकुलम लाया और अब इस नए करिकुलम के अंदर में जो दोनों की दोनों दो मेन पार्टीज हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस हैं, वो एक दूसरे के सामने आई, जहां पर कांग्रेस ने टारगेट किया बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को, जहां पर उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ काम करती थी, लेकिन ये पॉलिटिकल गेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी के अंदर में अगर कोई चेंज हो रहे हैं तो वो हमें यहां पर ध्यान रखने पड़ेंगे और ये बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो डाटा एनसीईआरटी के अंदर में प्रस्तुत किया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि उसी से पढ़कर हम यहां तक पहुंचे हैं और कल को हमारी आगे वाली जनरेशन जो है वो भी एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगी और जो हिस्ट्री है वो सही से पढ़ाई जाए, वो इंपॉर्टेंट हो जाए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मणिपुर से आई, जहां पर मणिपुर के जो गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने जो नागा आउटफिट डेलीगेशन है उनसे मुलाकात की। मणिपुर जहां पर प्रेजेंट टूल लगा हुआ है और प्रेजेंट टूल है तो जो गवर्नर है वो हेड की तरह काम करते हैं। यहां पर जो मणिपुर वो म्यांमार के साथ बॉर्डर रखता है और म्यांमार के साथ बॉर्डर रखने के साथ साथ जो एफएमआर है, जो फ्री मूवमेंट जो रेजीम है, यहां पर अब रोक लगाने की बात कर रही है। और यहां पर अजय कुमार भल्ला जी ने कहा कि मणिपुर का जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है वहां पर अब प्रॉपर फेंसिंग की जाएगी ताकि कोई भी जो इन्फिल्ट्रेशन है म्यांमार की तरफ से वो ना हो। और यहां पर एक बात और आती है कि मणिपुर के अंदर में कहा जा रहा है कि म्यांमार से आने वाले जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पर ओपियम जो है वो यहाँ पर उगाई जाती आती है और उसकी वजह से वो पूरे देश के अंदर में फैलती है। तो इसी वजह से अब अजय कुमार भल्ला जी ने यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप है, नागा ग्रुप है, उनके साथ बातचीत की है और फाइनली अब म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर भी प्रॉपर फेंसिंग की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो वेस्ट बंगाल से आई और वेस्ट बंगाल से आई है और फिल्म से रिलेटेड। विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल नाम से एक फिल्म बनाई थी और कश्मीर फाइल जो है उसके बाद वो अब एक नई मूवी लेके आए हैं जिसके अंदर में नाम है द बंगाल फाइल्स। यहां पर जो बंगाल फाइल्स का जो ट्रेलर लॉन्च है वो कोलकाता के अंदर में होने वाला था और यहां पर जो बंगाल फाइल्स है ये 1946 के अंदर में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की अनाउंसमेंट कर दी थी और जिस तरह से जो मैसेकर हुआ था उससे रिलेटेड यहां पर मूवी थी।
यहां पर विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने परमिशन के लिए प्रॉपर मेल डाल रखी थी और उसके बाद वो ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे वेस्ट बंगाल के अंदर में, लेकिन यहां पर जो जब ट्रेलर लॉन्च होने से मात्र 10 से 15 मिनट पहले यहां पर पुलिस आई और उनका ट्रेलर लॉन्च इवेंट है इसको यहां पर रोक दिया। यहां पर आप देखना ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन का एक मुद्दा है और यहां पर द बंगाल फाइल के अंदर में जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा भी उठाया गया है, तो क्या यहां पर जो तृणमूल सरकार है वो यहां पर कम्युनल हार्मनी को ब्रेक ना होने देने की वजह से जो बंगाल फाइल्स है उसकी यहां पर जो ट्रेलर लॉन्च है उसको रोक। यहां पर एक बात और आती है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है जिसके अंडर में ही हमारी फिल्म्स आती हैं, क्या यहां पर उसका वायलेशन है? अब देखना यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या ये कोर्ट के अंदर में जाएगा, क्योंकि जो मूवी है वो 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है नेशनल वाइड। हम चलते हैं लास्ट नेशनल न्यूज की तरफ। जो लास्ट नेशनल न्यूज है वो सुधांशु शुक्ला जी से रिलेटेड है। सुधांशु शुक्ला जी आज इंडिया आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे। सुधांशु शुक्ला जो एग्जिम 4 मिशन के तहत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, वो आज इंडिया आएंगे। इंडिया आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 23 अगस्त जिस दिन हम इंटरनेशनल स्पेस डे मनाते हैं उस दिन उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। उनके साथ साथ जो उनके 3 और कलीग थे तो यहां पर ट्रेनिंग के अंदर में गए थे उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। और यहां पर अब देखना यह है कि सुधांशु शुक्ला जी जो एक रोल मॉडल की तरह रहेंगे और हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने के बाद जो हमारा भारतीय स्पेस स्टेशन जो बाहर बनाने का सपना है और स्पेस रिसर्च के अंदर में जो आने वाली नस्लें उनको किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो अलास्का सबमिट से रिलेटेड। 15 अगस्त को देर रात डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी यूएसए के स्टेट अलास्का के अंदर। यहां पर अब उसकी जो पूरी डिटेल है वो सामने आई है, जहां पर अब कोई भी जो ट्रूस कॉल है वो नहीं होता, शांति वार्ता यहां पर नहीं हुई है। और जो यूएसए और रशिया साथ में मिलने के बाद सर बात हुई, हैंडशेक हुआ, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं निकला। यहां पर एक डेवलपमेंट हुई है जहां पर अब यूक्रेन से कहा जा रहा है कि सीज फायर होने से अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए पीस एग्रीमेंट जो है वो बेस्ट वे आउट हो सकता है। ये यूएसए के ऑफिशियल्स के द्वारा कहा जा रहा है। अब पीस एग्रीमेंट क्या है? यहां पर व्लादिमीर पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि जितना रीजन जो है जो रशिया के पास है वो अब रशिया के पास ही रहेगा और ये जो गेन है ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैप ये यूक्रेन का मैप है और यहां पर जितना भी जो ये शेडेड पोर्शन आप ब्लू पोर्शन देख रहे हो ये सारा का सारा यूक्रेन का पार्ट है और इस समय ये रशिया की ऑक्यूपेंसी के अंदर में। यहां पर रशिया ने कहा है कि जितना भी जो ऑक्युपाइड रीजन है वो रशिया का पार्ट हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो 3-3.5 साल की जंग के बाद रशिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल गेन हो सकता है। यहां पर एक बात और देखने की कि जो व्लादिमीर पुतिन का जो स्टेचर है वो अलास्का समिट से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस समय पर यह लग रहा था कि रशिया जो एक सुपर पावर है वो पूरे यूक्रेन को हथिया लेगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से थोड़ा सा ये रीजन जो है वो हथिया पाया है और रशिया की इकोनॉमी को जिस तरह से 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, नेटो कंट्रीज के हैं, अलग अलग कंट्री ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए हैं उसका जो इंपैक्ट, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की जो इमेज जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में गिरती जा रही थी यहां पर उसके अंदर में काफी उछाल देखा गया। यहां पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर इंडिया के ऊपर 25% के जो एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे और वो सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे। यहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में जो बातचीत होने वाली थी और जो यूएसए की टीम आने वाली थी वो अभी भी होल्ड कर दी गई है और इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर में कोई बातचीत नहीं। यहां पर एक और बात देखने की है कि अगर जो टैरिफ है एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं
इंडिया परचेज कर रहा है रशियन ऑयल और उसके ऊपर 25% के जो टैरिफ है वो लग जाएंगे और 27 अगस्त को ये लग जाएंगे। अब तक जो है 25% के टैरिफ हैं और 27 अगस्त के बाद 50% टैरिफ हो जाएंगे। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब क्या ये टैरिफ लगाएंगे, क्या ये हट जाएंगे, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चिकन आउट कर जाएंगे, ये बात देखने की। यहां पर एक और पक्ष आता है, वो आता है यूरोपियन यूनियन का। यहां पर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने कहा कि अगर हम जो पीस एग्रीमेंट करते हैं और जो रीजन है वो रशिया को देते हैं, यहां पर रशिया मजबूत हो जाएगा और रशिया के मजबूत होने से जो नेटो कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है। वहीं पर यूक्रेन ने कहा है कि जिस तरह से जो पीस एग्रीमेंट की बात हो रही है ये यूक्रेन के लोग नहीं मानेंगे। उन्होंने 3.5 साल तक लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद ही अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन कर पाए हैं, वो आगे भी इसको मेंटेन करते रहे। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व कर दें और उसके बाद उनका पीस नोबेल प्राइज मिल सकता है, वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहां पर रशिया जो है वो पूरी तरह से एडमेंट। यहां पर एक डेवलपमेंट जरूर हुई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगली बार अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए आपको रशिया आना पड़ेगा। अब व्लादिमीर पुतिन यूएसए आकर मीटिंग नहीं करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोलने में माहिर आदमी है, जहां पर कल उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि वो सच्ची स्टेटमेंट है या झूठी स्टेटमेंट। यहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति रहेंगे यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा बात करने में माहिर आदमी, जिस तरह से वो 38 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता करवाई है, इवन ये तक कह चुके हैं कि जो 25% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं उसी की वजह से जो रशियन ऑयल है वो इंडिया ने परचेज करना बंद कर दिया है। जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो परचेज रशिया से किया है। यहां तक कि इंडिया अब ये सोच रहा है कि रशिया के साथ एक डील करे ताकि जो रशियन ऑयल है वो हमें और सस्ता मिल सके। यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात कही है इसका क्या मायने निकलते हैं आप सोचिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो इजराइल से है, जहां पर इजराइल की सरकार ने जिस तरह से गाजा सिटी को कैप्चर करने की बात की थी, यहां पर अपना जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया है, जहां पर एक्टिविटी के अंदर में 39 लोग मारे गए। क्या गाजा के अंदर में शांति होगी, ये अब देखने की बात है, क्योंकि जिस तरह से अब इजराइल यहां पर एक एडमेंट हो गया है और जिस तरह से आगे एडवांसमेंट करता जा रहा है, कैप्चर करने की बात कर रहा है। और यहां पर वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे देश जो फिलिस्तीन को एज ए देश के तौर पर मान्यता देने की बात कर रहे थे, जिसके अंदर में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सबके देश जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, यहां पर जो इजराइल है वो फिलिस्तीन के जो रीजन है वहां पर अब कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो क्या फिलिस्तीन सिर्फ एक कागजी देश बन के रह जाएगा? आपका इस बारे में जो भी विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं लास्ट की दो खबरें जो हमारे पड़ोसी देशों से रिलेटेड है, जहां पर जो पहली खबर है वो बांग्लादेश से आई है, जहां पर बांग्लादेश के जो इस समय इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और सीईओ के तौर पर जो काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा कि जो जन्माष्टमी का जो अवसर था, यहां पर बांग्लादेश के अंदर में जो कम्युनल हार्मनी है उसको ज्यादा बढ़ाने के अंदर में काम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी उसके बाद से जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहा है, उसके बाद यहां पर मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर। जो लास्ट खबर आ रही है वो पाकिस्तान से है, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड आई थी। और जो फ्लैश फ्लड है ये पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के अंदर में देखी गई, जहां पर अब जो डेथ टोल है वो बढ़कर 340 हो चुका है। और जिस तरह से मानसून की रेन अभी और भी ज्यादा हो रही है, ये खतरा अभी और भी ज्यादा मंडरा रहा है। That's all for today. Thank you very much. And please subscribe to Anurag Khele YouTube channel. Thank you.